Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BBD ITM Lucknow. In this lecture series we are studying about foundation design. Basically, specifically we are studying about well foundation. So in our last classes we have studied the introduction to well foundation. In today's lecture we will study about Terzaghi stability analysis of well foundation. Okay. So today's content for today's lecture is Terzaghi stability of well foundation. So let's start. So basically व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? बेसिकली स्टेबिलिटी का जो सिंपल मंत्र है कि मतलब स्थिर होना, शांत होना। कोई भी चीज़ स्टेबल का मतलब है कि वो स्थिर शांत है, मतलब वो अपने आप में सफिशियंट है, वो किसी चीज़ से वो फेल नहीं हो सकता, किसी चीज़ की वजह से वो टूट नहीं सकता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो वेल फाउंडेशन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें वेल फाउंडेशन का जब भी डिज़ाइन करना होता है, जब भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे वेल फाउंडेशन का, तो इस हिसाब में डिज़ाइन करेंगे, इस हिसाब में डिज़ाइन करना चाहिए कि वेल फाउंडेशन स्टेबल हो। स्टेबल मतलब हो कि वो उसमें ना तो कोई प्रॉब्लम हो, ना उसमें कोई क्रैक आए, ना वो फेल हो, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जो भी फोर्स कंसिडरेशन के लिए, जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के टाइम में कंसिडरेशन लिया गया, उस सभी कंसिडरेशन में वो सेफ हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या फोर्स उस पर आ रहा होगा और उससे हम उस फोर्स को कैसे असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी में से जो बेसिकली तीन मेथड एनालिसिस करने के, तीन मेथड है। एक सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं तरजागी मेथड, दूसरा मेथड इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया है IRC मेथड, और तीसरा जो है वो बैनर्जी एंड गंगोपाध्याय मेथड। ये तीन मेथड है जिससे कि हम लोग फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन की स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या करना पड़ता है? तो बेसिकली हम लोग को पता है कि हम लोग के पास में 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, XYZ। तो इन तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहे होंगे, उस फोर्स के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस कितना वेल फाउंडेशन ऑफर कर रहा है, सो दैट कि वो सेफ रहे, उसकी स्टेबिलिटी करनी होती है। तो यहाँ पे फॉर एजम्पशन के लिए माना गया है कि W जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है। W जो होगा वो वेल फाउंडेशन में वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स होगा। P जो है वो वेल फाउंडेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है, ठीक है, यानी कि X डायरेक्शन का फोर्स है। वो W जो है वो Y। अगर हम इस हिसाब से कोऑर्डिनेट बनाएं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा z हो गया। तो w जो है ये इस अलोंग में, p जो है वो इसके अलोंग है, और q जो है वो इसके अलोंग है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वेल फाउंडेशन बना हुआ है, ये वेल फाउंडेशन बना हुआ है, यानी कि p उसके बाद q एंड w, p w एंड q, ये जो है ये तीन डायरेक्शन के फोर्स हमारे वेल फाउंडेशन पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इन फाउंडेशन, ये जब भी फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स के साथ साथ शेयर फोर्स भी आ सकता है, मोमेंट भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि हम लोग के पास में 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जब भी एनालिसिस करते हैं, चाहे हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात कर रहे हो या यहाँ पे एनालिसिस की बात कर रहे हो, तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, एंड मोमेंट अलोंग थर्ड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये तीन मेन हमारे पास एनालिसिस करने के हैं। तो सबसे पहला एनालिसिस करना समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, एंड मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। हमारे पास WPQ है, W जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स है, P जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स है, Q जो है वो जेड एक्सिस डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला मेथड जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है कि तरजागी मेथड। तो तरजागी मेथड में कुछ एक एजम्पशन था। पहला एजम्पशन क्या था कि तरजागी मेथड एनालिसिस फॉर रिजिड बल्क हेड, जो कि वेल फाउंडेशन की बात हो रही है, उसके लिए उन्होंने एज्यूम किया था कि जो वेल फाउंडेशन है वो लाइट है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बेस एंड साइड, मतलब वॉल के बेस में और वॉल के साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो सरफेस क्या है वो स्मूथ है, और दूसरा लाइट वेट है। तीसरा लेटरल प्रेशर इज कंप्यूटेड यूजिंग रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी आप लोगों को याद होगा, अर्थ प्रेशर थ्योरी में जब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग अर्थ प्रेशर पढ़ रहे थे, उस टाइम में रैंकाइन अर्थ प्रेशर आया था। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट पैसिव अर्थ प्रेशर एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। वहाँ पे रैंकाइन सर ने कुछ कॉफिशिएंट दिए थे, जिसमें जो एक कॉफिशिएंट था K0 इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव, जो कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कॉफिशिएंट था। Kp इक्वल टू था 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, जो कि पैसिव अर्थ प्रेशर का था। K इक्वल टू था 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का था। तो उसी थ्योरी, जो रैंकाइन सर की थ्योरी थी, उसी थ्योरी को तरजागी सर ने अपने एनालिसिस में अज्यूम किया। तो लेटरल प्रेशर इज कंप्यूटेड यूजिंग रैंकाइन थ्योरी। ये मेथड, स्टेबिलिटी मेथड, जो ये तरजागी वेल फाउंडेशन है, इट नेग्लेक्ट द मोमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन एट बेस एंड साइड। जो मोमेंट डेवलप होगा, चाहे वेल फाउंडेशन के बेस में या उसके साइड में, जो भी मोमेंट डेवलप होगा वो तरजागी सर के एनालिसिस में इग्नोर कर दिया गया। जब भी रिजिड
जो वेल है जब भी वो किसी सैंड में या किसी भी सॉइल मटेरियल में उसमें सिंक किया जाता है तो उसके आसपास वाले सॉइल डिस्प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से इसके फेस पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, अर्थ का प्रेशर आ रहा होगा। तो रैंकाइन सर ने क्या जूम किया है, रैंकाइन सर ने दो पोर्शन लिया है। एक तो पोर्शन उन्होंने लिया है, एक पोर्शन उन्होंने लिया है रेयर साइड का, एक तो पोर्शन है रेयर साइड, दूसरा है फ्रंट साइड, रेयर साइड और फ्रंट साइड। और ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये टिल्टिंग मोमेंट, टिल्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा सॉइल वॉल जो है वो टिल्ट होगा। तो उन्होंने अज्यूम किया है कि जब उन्होंने अज्यूम किया है कि जब रेयर, ये जो फ्रंट साइड का प्रेशर है, जब ये फ्रंट साइड का प्रेशर है इस पॉइंट के ऊपर में, इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सॉइल की तरफ जा रहा है, यानी कि ये क्या है, पैसिव प्रेशर लगा रहा होगा। और इसके पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट हो रहा होगा, ये एक्टिव प्रेशर आ रहा होगा। वही अगर रेयर साइड की बात करें तो इसके पॉइंट में, रेयर साइड पे ये क्या आ रहा होगा, ये एक्टिव आ रहा होगा, और ये क्या आ रहा होगा, ये पैसिव जनरेट हो रहा होगा। ये एनालिसिस है कि वो पॉइंट के अबव, इस पॉइंट के अबव की बात करें तो फ्रंट साइड में पैसिव अर्थ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा क्योंकि वॉल प्रेशर लगा रहा होगा, और यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा। वहीं पे रेयर साइड की बात करें तो वो पॉइंट पे वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा रेयर साइड से, तो एक्टिव जनरेट हो रहा होगा, और वॉल सॉइल पे प्रेशर लगा रहा होगा तो पैसिव जनरेट होगा। ये था। तो ओवरऑल जो नेट प्रेशर की बात की गई थी, वो किसी भी डेप्थ पे, अगर इस पॉइंट पे अगर नेट प्रेशर की बात करें तो उन्होंने दिया था कि गामा एच इंटू के पी माइनस के, जहाँ पे गामा क्या था, ये था यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल, इसको यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ सॉइल। एच क्या था, डेप्थ ऑफ, कितना डेप्थ पे फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है, तो ये एच था। केपी क्या था, केपी जो है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर था, पैसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट था। और के जो था, केपी को एक तरह से और भी लिख सकते हैं, केपी इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन फाई माइनस 1 माइनस साइन फाई, जहाँ पे फाई जो होता है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। और के जो था वो रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। ये था कॉम्बिनेशन, ये था बेसिक एजम्पशंस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अब हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करें, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो सबको लेना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने के लिए क्या किया जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए माइनस क्यू मैक्स प्लस एरिया ऑफ ए एफ ओ देखा जाए तो ए एफ ओ इसकी बात की जा रही है, ये पोर्शन की बात की जा रही है, ए एफ ओ, ठीक है, प्लस एरिया ए एफ ओ माइनस एरिया ओ बी सी, ये एरिया, क्योंकि देखिए देखा जाए कि ये जो है क्यूमैक्स इधर आ रहा होगा और ये भी इधर प्रेशर लग रहा होगा, ये इधर, और ये प्रेशर इधर लग रहा होगा, ये प्रेशर इधर। तो क्यूमैक्स के डायरेक्शन में ए ओबीसी ट्रायंगल का प्रेशर आ रहा होगा, इसलिए दोनों को सेम साइन लिया गया, और एएफओ जो है ये दोनों साइन के अपोजिट में है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। जब इसको फर्दर अगर हम लोग आगे मॉडिफाई करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को वापस से लिख सकते हैं। क्यूमैक्स तो सेम रहेगा, माइनस ऑफ क्यूमैक्स, लेफ्ट साइड मूवमेंट है तो माइनस लिया गया, माइनस ऑफ क्यूमैक्स प्लस एरिया ए बी ई, एरिया ए बी ई जो है ये एरिया हो गया, माइनस क्यूमैक्स प्लस, यानी कि इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा होगा तो माइनस प्लस एरिया ए बी माइनस एरिया सी एफ ई, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, ये यानी कि अब माइनस, इसमें से हम क्या किए, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, ये ट्रायंगल, ये जो मेजर ट्रायंगल आ रहा है इस एरिया को माइनस कर दिए। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इस इक्वेशन को फर्दर अगर लिखना चाहे तो माइनस क्यू मैक्स इक्वल टू, अगर हम एरिया ए बी ई की बात करें, अगर हम ट्रायंगल ए बी ई की बात करें, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी ई की बात करें, ए बी ई की बात करें, ये ई है और ये सी है, ठीक है, ए बी ई की बात करें तो ए बी ई जो है ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसान से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 1/2 ट्रायंगल है, 1/2 इंटू डेप्थ, हाइट कितनी है इसकी, तो इसकी डी है, और इसका बेस क्या है, तो बेस है गामा डी इंटू के पी माइनस के, गामा डी माइनस के पी, गामा डी इंटू डी, के पी माइनस डी इंटू डी/2। ओके डन। अब हम बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ए ई एफ सी की। अब बात करेंगे ट्रायंगल ई एफ सी की। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल
EFC की। तो EFC के ट्रायंगल की अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया EFC की बात करें, EFC की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है 1, बेस कितना हो जाएगा, तो बेस देखिए गामा डी इंटू के पी माइनस ए है, गामा डी इंटू के पी माइनस के, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ गामा डी इंटू के पी माइनस ए है, तो टोवाइस गामा डी के पी माइनस के, और इसका हाइट कितना है, ये हाइट है, ये हाइट क्या है, D1 है, ये हाइट क्या है, D1 है, तो इंटू D1 ये हो गया। जब हम इस पूरे इक्वेशन को हम लोग लिख लिए तब जाके हमें पता चला कि Qmax इक्वल टू क्या हो जाएगा, Qmax इक्वल टू हो जाएगा, Qmax इक्वल टू गामा डी इंटू के पी माइनस के इंटू D/2 माइनस ऑफ D1, गामा डी इंटू के पी माइनस, मतलब Qmax क्या हो गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा होगा इस पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू। अब बात आती है कि सर ये D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि D1 तो अननोन है, D तो मान लीजिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन था, हमें पता है, D1 तो अननोन है, तो D1 निकालने के लिए क्या किया गया, तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मोमेंट जितना भी फोर्स आ रहा होगा उसका मोमेंट निकाल लेंगे हम बेस के अलॉन्ग, उसका मोमेंट निकाल लेंगे बेस के अलॉन्ग, चलते बेस के अलॉन्ग, तो मोमेंट अबाउट बेस निकालते हैं। तो मोमेंट अबाउट बेस के लिए Qmax ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो H प्लस डी, तो Qmax माइनस H प्लस डी प्लस मोमेंट ऑफ एरिया AFO मतलब फिर से इस ट्रायंगल का एरिया, तो प्लस मोमेंट ऑफ एरिया AFO माइनस मोमेंट ऑफ एरिया OBC, यानी कि फर्दर AFO और OBC को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ABC में लिख सकते हैं और EFC में लिख सकते हैं, ABE और EFC में लिख सकते हैं, ओके। तो माइनस Qmax मोमेंट ऑफ एरिया ABE माइनस मोमेंट ऑफ एरिया CFE, इसमें हम लोग लिखेंगे। तो मोमेंट ऑफ एरिया AB, मोमेंट के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ABE की, तो ABE कौन सा था, ABE ये था, फोर्स तो हमें पता है, ABE का फोर्स तो हमें पता है, ABE का फोर्स कितना था, अभी जस्ट हम लोग ने लिखा था ABE का फोर्स ये है, तो हम लोगों ने सीधा इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ABE का फोर्स इतना है। उसके बाद ABE का बेस से CG कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D/3 के बराबर में, बेस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/3, तो D/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, EFC एक और ट्रायंगल था, EFC एक और ट्रायंगल था। तो EFC अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसका अगर हमें मोमेंट निकालना हो, EFC का मोमेंट निकालना हो तो ये भी बहुत आसान है, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका भी बेस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये D1/3 हो जाएगा। तो फोर्स तो हमें पता है, फोर्स तो हमने जस्ट यहाँ पे निकाला था, ये फोर्स था, तो यही फोर्स हम लोग ने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, और इसमें D1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये मोमेंट था। जब हम इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और इसमें इक्वेट करेंगे, तो तब जाके हमारे पास में एक फार्मूला जनरेट होगा, और ये फार्मूला क्या जनरेट होगा, ये फार्मूला कुछ ये जनरेट होगा, 2D1 इक्वल टू 3H1 प्लस माइनस 9H1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3D1 स्क्वायर डी स्क्वायर, ये एक फार्मूला जनरेट होगा जिससे कि हम लोग D1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, D1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। D1 मतलब इस डेप्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये डेप्थ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। ये थी तरजागी एनालिसिस। उसका तरजागी एनालिसिस में फर्दर होता है कि कितना ट्रांसवर्स लोड यानी कि कितना वर्टिकल लोड आ सकता है। तो वर्टिकल लोड टोटल रेसिस्टेंस फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, Qmax इक्वल टू Qmax इंटू एल। एल क्या है, एल होता है कि जितना फुट उसका जो है डायमेंशन है, कितना विथ है, कितनी उसकी डायमीटर है, तो Qmax इंटू एल, जहाँ पे Qmax इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, अलाउएबल कितना होगा, तो Qmax अपॉन एफ। अलाउएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो मिनिमम कितना यूज करते हैं, दो से कम में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगते। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है Qmax ही है, QA क्या है, QA अलाउएबल है। अब बात आती है कि मैक्सिमम प्रेशर बेस पे कितना आ रहा होगा, ये तो हमने ट्रांसवर्स लोड की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रेशर बेस पे कितना होगा। तो बेस पे निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लोड बैलेंस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लोड अनबैलेंस लोड कितना बचा, Q तो टोटल लोड था माइनस Q अलाउएबल आ रहा था, Q माइनस Q हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लोड कर दिया, वेयर Q इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द वेल। फोर्स वेल पे इतना लग रहा था तो Q माइनस Q हम लोग ने कर दिया। रिजल्टिंग ओवर टर्निंग फोर्स मोमेंट कितना आ रहा था, तो Q माइनस Q इंटू H प्लस डी, Q माइनस Q इंटू H प्लस डी मोमेंट आ रहा था। तो मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट कैसे होगा, तो Qmax W/A प्लस माइनस MB/ZB, जहाँ पे MB तो ये मोमेंट था, ZB क्या है, ZB जो सेक्शन मॉड्यूलस वेल बेस के लॉन्ग सेक्शन मॉड्यूलस कितना, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल फाउंडेशन कितना है, ये एरिया ऑफ बेस है। मोमेंट MB क्या है, ये मोमेंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ड्यू टू अनबैलेंस्ड मोमेंट की वजह से, ओके। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है,
इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम लोग उस पर देखते हैं। हम लोग के पास में एक वेल फाउंडेशन डिजाइन करना है, उसकी स्टेबिलिटी एनालाइज करना है, किसके हेल्प से? तरजागी एनालिसिस के हेल्प से। तो तरजागी एनालिसिस के हेल्प से अगर हम वेल फाउंडेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ सर्कुलर वेल ऑफ 6 मीटर एक्सटर्नल डायमीटर एंड 4 मीटर इंटरनल डायमीटर इज embedded to a depth of 15 meter below the maximum score level in a sandy soil deposit. The well is subjected to a horizontal force of 800 kilonewton acting at a height of 8 meter above the score level. Determine the allowable total equivalent resisting force due to earth pressure when the rotation is about a point above the base or rotation at base. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेशन above the base। हमारे पास में टोटल वेल फाउंडेशन की हाइट कितनी है? 8 मीटर, तो डेप्थ लेवल से बिलो है 15 मीटर और 8 मीटर ऊपर है, तो टोटल डेप्थ कितना हो गया? 8 + 15 23 मीटर। तो सबसे पहला काम क्या था? D1 निकालने का। D1 निकालने के लिए काम के लिए क्या करेंगे? 3H1, 3 इंटू H कितना हो गया? 23 प्लस माइनस रूट अंडर 9H1, 9 इंटू 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। अब देखिए अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है, फिर से पढ़ते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर 4 इंटरनल डेप्थ इतना, maximum score level sandy, the well is subjected to horizontal force of इतना at a height of 8 meter above the score level, 8 meter above the score level। ओके परफेक्ट, 15 मीटर डेप्थ है, 8 मीटर above the score level, ठीक है। तो 3D, तो 3D की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है? 15 मीटर, 15 इंटू 23 माइनस 15 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ओके 3 इंटू 23 प्लस रूट अंडर 9 इंटू 23 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू D 15 इंटू 23 माइनस 15 स्क्वायर। तो जो D1 की वैल्यू आ रही है, D1 इज कमिंग आउट एज 12.95 से इसको 13 मीटर ले लेते हैं, ये D1 की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है? Qmax निकालना है, कितना मैक्सिमम प्रेशर आ रहा होगा। Qmax निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है, यहाँ पे गामा जो होगा वो डैश ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पानी वेल के अंदर, फाउंडेशन वाटर के अंदर हो रहा है, तो गामा सेट यानी कि 20 - 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है? फाउंडेशन की डेप्थ की वैल्यू कितनी है? 15। अब आता है KP माइनस K इंटू D/2 की वैल्यू कितनी है? D/2 यानी कि 15/2 माइनस ऑफ D1 ओके। KP माइनस K निकालते हैं, तो KP इक्वल टू हमें पता है, KP इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो 1 माइनस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाई, ये K की वैल्यू आती है। K इक्वल टू आ जाएगा ये 0.33 और KP इक्वल टू 1/0.133 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर में। ओके तो ये लिखेंगे 10 इंटू 15 इंटू 3 माइनस 0.33 इंटू 7.5 माइनस 13। तो 10 इंटू 15 इंटू 3 माइनस 0.33 इंटू 7.5 माइनस ऑफ 13। KP minus K D/2 minus D1 7.5. So this is coming out as 75 किलो न्यूटन पर मीटर। माइनस साइन बस डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो अलाउबल कितना आएगा? अलाउबल निकालने के लिए तो Qmax की वैल्यू इतनी थी, तो 2202। लेंथ कितना है? आउटर डायमीटर कितना है? 6 मीटर। 6 अपन फैक्टर सेफ्टी कितना करेंगे? 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू आ रही है इसकी 6608.25 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन। ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बात आती है कि सर रोटेशन एट बेस कितना होगा। तो रोटेशन एट बेस निकालने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। दूसरा फार्मूला 1/6 KP की वैल्यू कितनी थी? 3 माइनस 0.33 इंटू गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। D³ कितनी हो जाएगी? 15 की क्यूब।
15 की क्यूब अपॉन H1 की वैल्यू कितनी थी, H1 इक्वल टू कितना था, H1 इक्वल टू 23 के बराबर में था, तो H1 इक्वल टू 23। ओके, तो इसको अगर पुट करें तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1/6 इंटू 3 माइनस 0.33 इंटू 10 इंटू डी क्यूब की वैल्यू कितनी है, डी क्यूब इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू 15 की क्यूब अपॉन H1 की वैल्यू 23। ओके, सो इट इज कमिंग आउट एज 652.98। अलाउबल कितना हो जाएगा, तो 652.98 इंटू लेंथ 6 अपॉन 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 1958.9 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी कि अगर बेस पे कितना आ रहा है 1959.9 किलो न्यूटन और ऊपर में कितना आ रहा है 2202.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ये दोनों फाउंडेशन की पे स्ट्रेस की वैल्यू थी। ओके, थैंक यू।